हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विशाल सीए मास्टर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एडवांस अकाउंटिंग को लेके बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट 60 प्लस का एग्जैक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होगा। अगर आप चाहते हो कि एडवांस अकाउंटिंग आपका हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर बने तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का क्विक एग्जाम गाइड। तो आज का सेशन का रोड मैप समझ लेते हैं। आज के सेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, क्या क्या आपको क्लियर होने वाला है। सबसे पहले पेपर का पैटर्न डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। 70+30 का क्या कॉम्बिनेशन है। सिलेबस का ओवरव्यू देखने को मिलेगा, कौन कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, एरियाज है आपको कवर करने हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की रियलिटी, कहाँ कहाँ मार्क्स आप कवर कर सकते हैं, कौन से और एरियाज में से आप मार्क्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड 60 प्लस की स्कोर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, प्लस कुछ स्टडी प्लान, किस तरह से आपको स्टडी प्लान बनाना है, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। चलिए तो क्लियर करते हैं। सबसे पहला पेपर को पैटर्न समझ लेते हैं। 100 मार्क का पेपर होगा, 3 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 70 होगा, और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो 30 मार्क्स के होंगे। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू और 70 का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले पेपर्स। एमसीक्यू कैन बी सॉल्व्ड या केस बेस्ड हो सकते हैं या एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो अगर हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो सिर्फ रट्टा नहीं चलेगा, क्योंकि रट्टे से आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं होने वाला। उसके लिए आपको चाहिए केस बेस्ड सिनेरियोज और केस बेस्ड एप्लीकेशंस का तो तरीका समझ में आना चाहिए। केस स्टडी सिनेरियो का आपको समझना चाहिए, और केस में से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। यानी कि आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा, उस केस स्टडी के ऊपर डिपेंड होगा, कुछ क्वेश्चंस डिपेंड होंगे, और वहां आपको एमसीक्यूज दिखे जाएंगे। तो आपको पूरा केस स्टडी पहले समझना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं केस में, और उसके बाद आपको वो सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट, वही सब कुछ अकाउंटिंग में जो भी होने वाला है, जो हमारा एडवांस अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट ना आपको उसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई एमसीक्यू सेशन इज गेम चेंजर। ये सेशन ना बहुत गेम चेंजर, बिकॉज 30 मार्क्स का इजी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत ही इजी स्कोर। 2 मार्क्स का, 1 मार्क का एमसीक्यू होता है, डायरेक्ट एमसीक्यू है तो 1 मार्क का है, केस बेस्ड सिनेरियो में है तो 2 मार्क के एमसीक्यू है। तो ना आपको अच्छे से टारगेट करना चाहिए। अगर आप उसको टारगेट करोगे और उसको अच्छे से प्लान करके जाओगे ना, तो यू विल गेट एग्जैक्टली 20 to 25 मार्क्स का ना टारगेट बना के चलो। टारगेट इस तरह से बनाओगे तो डेफिनेटली विल गेट दैट। स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू मीन्स लोअर प्रेशर ऑन डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अगर आपका एमसीक्यू का प्रॉपर पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपने अच्छे से एकदम क्लियर किया हुआ है, एमसीक्यू आपको सारे आ चुके हैं, सारे एमसीक्यू आपने कंप्लीट किए हैं, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो हमको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अटेम्प्ट चाहिए था वो कम हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग था, उतना ही आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो आपको प्रेशर झेलने से थोड़ा कम रहेगा। तो बहुत कम प्रेशर रहेगा अगर आप एमसीक्यू अच्छे से अटेंड करते हो। और एमसीक्यू के लिए आपको आईसीए का आरटीपी, एमटीपी और पास क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट जरूर करनी चाहिए। एमसीक्यू का बुकलेट भी अवेलेबल है, तो बुकलेट भी आप देख सकते हो आईसीए की वेबसाइट पे। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको डे टू डे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जहां तक मेरी मानो तो आईसीए का जो स्टडी मटेरियल है वो ही बेस्ट है आपके लिए। एमसीक्यू बुकलेट है, पास क्वेश्चन पेपर्स है, मॉक टेस्ट पेपर्स है, इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स है, वहां से आप एमसीक्यू की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि सिलेबस का ओवरव्यू क्या है एडवांस अकाउंटिंग में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, देन कंपनी अकाउंट जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब को बनाने पड़ सकते हैं। अमालगमेशन मर्जर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अमालगमेशन और मर्जर के टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, वन ऑफ द अगेंस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायबैक एंड ESOP, एंड ब्रांच अकाउंटिंग इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच। तो इस तरह का आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस होने वाला है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स जो है वो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं
हाई वेट वाले टॉपिक जो है वो टीयर 1 में आते हैं। टीयर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अमालगमेशंस, जिसमें परचेज कंसिडरेशंस, उसकी जर्नल एंट्रीज और फिर बैलेंस शीट बनाना, फाइनल सेल्स। देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना, तो उसकी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करना, ठीक है। देन कंपनी अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स, कंपनी अकाउंट के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, दैट मे बी द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ना इतने टॉपिक अगर आप करते हो ना, तो यू विल गेट एग्जैक्ट 60 to 70% का सिलेबस ना यहीं से आता है। 60 to 70% का सिलेबस ओवरऑल आपका यहीं पे है। तो आपने ये 4 टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया, पूरे क्लियर कर लिए, स्ट्रॉन्ग अगर एरिया इसमें बन गया आपका, तो यू विल डेफिनेटली गेट द फुल मार्क्स और आप इसमें एग्जामिनेशन भी प्लान कर सकते हो। टियर 2 के कुछ टॉपिक्स हैं जो अदर टॉपिक्स या सपोर्टिंग रोल के लिए कुछ टॉपिक्स हैं, और ये ज्यादातर एमसीक्यू फ्रेंडली भी हो सकते हैं। तो एमसीक्यू का पार्ट यहाँ पे आपका कवर अप हो सकता है। ईसॉप, ईसॉप में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कुछ डिस्क्लोजर देने हैं, तो क्या डिस्क्लोजर देने हैं ईसॉप के लिए, बायबैक्स के ट्रीटमेंट क्या होगी, देन स्मॉल प्रैक्टिसेस के एडजस्टमेंट्स करने होंगे, छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो एएस और अदर टॉपिक्स में से कवर होंगे, तो उसको आपको करना है। और थियरी बेस्ड कुछ शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने चाहिए। थियरी ज्यादातर इसमें कम ही पूछी जाएगी, बट ओवरऑल आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है तो यू कैन अटेम्प्ट दैट थियरी बेस्ड क्वेश्चन या शॉर्ट नोट बना के देखो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, 1 मार्क का, 2 मार्क के एमसीक्यू आ गए, जो कि थियरी बेस्ड हो सकता है, तो आपको थियरी भी समझनी चाहिए, तो वहां पे आपको मार्क्स लूज नहीं करने। ये बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की रियलिटी। तो मेजर प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो वो डोमिनेट करते हैं 70 मार्क का सेक्शन, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो मतलब 70 मार्क के सेक्शन में आने वाले हैं। तो चलो मैंने आपके लिए कुछ 4 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं और उनके कुछ डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वो बताएं। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना आपका हाईएस्ट वेटेज है, 30 मार्क्स। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 मार्क का एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, वो 5-5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि कौन से स्टैंडर्ड में से कौन सा क्वेश्चन आया है। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड्स है, फिर डेप्रिसिएशन असेट अकाउंटिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग, ये सारी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट, ईसोप्स, इतने सारे हैं, ईपीएस, अलग अलग जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना आपका ओवरऑल 30 मार्क्स का कवरेज करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। एमसीक्यू पार्ट में विल बी देयर, एमसीक्यू पार्ट में और एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। अमालगमेशन देखो 14 मार्क्स का ना, पास्ट ट्रेंड में देखो तो अमालगमेशन का एक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता ही है जो कि 14 मार्क्स का रहता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, वो भी है। कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट्स, कंसोलिडेशन का फुल फ्लेज क्वेश्चंस, ठीक है, 14 मार्क्स अगेन। ब्रांच अकाउंटिंग का कंफर्म है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ब्रांच अकाउंटिंग देखने को मिलेगा और 6 मार्क्स के लिए ही देखने को मिलेगा, वो शॉर्ट शॉर्ट है। फाइनेंस और स्टॉक में से दो में से कोई क्वेश्चन क्या सकता है, वो भी 6 मार्क्स का कवर होगा। तो आपको इतने का अगर आप क्वेश्चन करते हो तो इनका ही अगर आप टोटल करो तो इट विल अराउंड 84 मार्क्स, 84 मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन पेपर तो 70 का होगा, हाँ, एक ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, ओनली 5 क्वेश्चन, तो इट विल बी 70 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन पूछा कहां से जाएगा, 84 का क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं 70 मार्क्स के। तो दिस इज व्हाट योर एग्जैक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। तो अगर आप स्ट्रेटेजी अच्छे से डिसाइड करो ना, तो ये देखो बहुत ही कोर वेटेज एरिया। अब देखो ये अगर किसी को स्ट्रॉन्ग है आ सकता है तो यू विल डेफिनेटली ग्रैब इट, बट यहाँ पे गलती नहीं करनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ऐसा है कि अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 5 6 6 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये देखो अमलगमेशन, इंटरनल कंसल्टेंट एंड कंसोलिडेशन, शॉर्ट शॉर्ट आपको 14 मार्क्स के, 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपको 14 मार्क्स में मिलेंगे। हो सकता है अमलगमेशन पूछ लिया या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कंसोलिडेशन, 3 में से 2 टॉपिक तो कंफर्म आने वाले हैं, और हो सकता है किसी क्वेश्चन पेपर में तीनों टॉपिक में से 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ जाए, तो वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा पेपर का लेंथ जो है वो बढ़ जाता है, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है। चलिए हाँ, 60 प्लस का कोर स्ट्रेटेजी, किस तरह से आपको टारगेट करना है, जो प्लान आपने बनाया है किस तरह से टारगेट करना है। सबसे पहले मैंने जो बात की थी वो एमसीक्यू के पर ना आप 20 से 25 मार्क का टारगेट बना के चलो। आउट ऑफ दैट 30 यू कैन इजीली अचीव 20 से 25 मार्क्स अचीव कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप 40 से 45 का टारगेट बना के चलो। तो अगर आप इस तरह से टारगेट बना के चलते हो तो 60 से 70 प्लस तो आराम से मिल जाएंगे डेफिनेटली।
लेकिन इसमें ना आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन अपना अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज एडवांस अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर जनरली बच्चों का छूट जाता है, कुछ क्वेश्चन अनअटेंड रह जाता है, तो टाइम को ना बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। एमसीक्यू पार्ट्स हैं, केस स्टडी पढ़ने में टाइम ना वेस्ट करो, बहुत ही अच्छे से आपको ना गाइडेंस मिलना चाहिए, उसको आपको अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए उस चीज़ों को। अब डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को अगर स्कोरिंग बनाना है तो उसके लिए आपको करना है कुछ चीज़ें, जैसे आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए। अगर आपको पूछा है कि फॉर्मेट बना के दो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे आईसीआई ने यूज किया वैसा यूज करो, ठीक है। स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अमालगमेशन, देन रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट बनाना पड़ा तो वो अकाउंट किस तरह से बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्लियर, करेक्ट और क्लियर रखो। स्टेप मार्किंग का एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलेगा। फॉर्मेट सही है ना, अंदर नंबर्स कुछ छोटे मोटे गलती हो गई तो चलेगा, फॉर्मेट का मार्क्स आपको मिल सकता है। स्टेप मार्किंग अवेलेबल है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट्स आप बना के दो। जहाँ जहाँ जो जो आपने नोट्स बनाए हैं बहुत आपके बहुत काम के आएंगे, क्योंकि वर्किंग नोट्स ना आपके मैक्सिमम मार्क्स का बूस्टर है। वो मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे आपको रिटर्न करके मिलते हैं। आपको जितने आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें वर्किंग नोट्स का कहीं ना कहीं हिस्सा बना के रखो। वर्किंग नोट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे अगर आप जनरल एंट्री पूछ रहे हो तो जनरल एंट्री के साथ साथ नरेशन ना वो बहुत मैटर करता है। सिर्फ जनरल एंट्री लिख के मत आना, वहाँ पे उसका नरेशन भी लिखना। नरेशन लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ जनरल एंट्री लिखोगे, 2 मार्क का जनरल एंट्री का क्वेश्चन होगा, आपको एक ही मार्क मिलेगा। लेकिन अगर आपने नरेशन भी लिखा होगा साथ में तो 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। शॉर्ट शॉर्ट, इवन इफ फाइनल आंसर इज रॉन्ग, मार्क्स पॉसिबल फॉर स्टेप्स। जैसे मैंने बोला स्टेप्स बना के चलो, स्टेप टू स्टेप अगर आप सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर में कुछ 1-2 रुपए का फर्क या कुछ अमाउंट मिस भी हो गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। तो स्टेप कहीं पे भूलना नहीं। स्टेप जो जो जहाँ जहाँ जो जो स्टेप से पहले क्या बनेगा फिर क्या बनेगा, या वर्किंग नोट के कुछ स्टेप होंगे, वर्किंग नोट अच्छे से किया होगा, फाइनल आंसर में कुछ गलती होगी चलेगा, बट वर्किंग नोट्स बना के चलना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल आंसर में गलती करो, हाँ, वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाओगे फाइनल आंसर आपका सही आने वाला है। बस स्टेप टू स्टेप फॉलो करते जाओ। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट अटेम्प्ट का ऑर्डर। अगर आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आपको ना थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। आपको स्टार्ट करना है विथ बिग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा है, देखो, 2 3 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना ज्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो ना उसको आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से। लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का है उसको बाद में अटेम्प्ट करने जाओगे ना तो पूरा का पूरा 14 मार्क्स आपका हाथ से चला जाता है। तो पहले ट्राई करो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है 14 मार्क्स के जितने बड़े बड़े क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट करो। फिर जिसमें अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन पहले आता है, अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन तो आएगा ही, 14 मार्क का क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, पहले क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करो अमालगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन का। वहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद जितने छोटे छोटे जो एएस बेस्ड एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है वो आप ट्राई करो। एएस बेस्ड क्वेश्चन 5 6 6 मार्क्स 7 मार्क्स 6 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसा आपको क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो वहां आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो बाद में अटेम्प्ट करने हैं। पहले अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन या तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद छोटे छोटे जो उसके बाद थोड़े मीडियम क्वेश्चन होंगे, रिको बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन बनाना है, या इस तक के कुछ एंट्रीज एडजस्टमेंट करने हैं तो उसको आप बाद में कर सकते हैं सेकंड नेक्स्ट टाइम। शॉर्ट नोट्स या थियरी को ना सबसे लास्ट में, अगर आप अटेंड करना चाहते हो थियरी, वैसे तो आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन मिल ही जाएगा, बट अगर आप थियरी अटेंड करना भी चाहते हो तो थियरी को या शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन हो ना वो सबसे लास्ट में अटेंड करना, बिकॉज उसमें आप सोच सोच के लिख सकते हो, कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट क्लियर है तो लिख सकते हो, लेकिन उसको सबसे लास्ट में। So this is the exact order where you should attempt the advanced accounting question paper. कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करके चलनी है, कीपिंग वर्किंग नोट्स। अगर वर्किंग नोट्स कीप कर दिया ना तो आपके मार्क्स वहां से लूज हो सकते हैं, तो वर्किंग नोट्स कभी भी स्किप मत करना। रॉन्ग फॉर्मेट इन अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन उसमें ना फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, कंसोलिडेशन में भी फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, तो वहां पे आपको फॉर्मेट भूलना नहीं है। फॉर्मेट गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत होता है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नॉट राइटिंग assumptions क्लियरली, अगर आपने assumptions नहीं बताए तो फिर आपका क्वेश्चन पेपर रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज assumption आप कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो आपको उनको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना कि क्या assumption आपने लिया है, क्या assumption आप ट्राई करना चाहते हो, आपने क्या अज्यूम किया है इस क्वेश्चन पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, लीविंग क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, ये बहुत चीजें हो चुकी है, बहुत बच्चे इसमें फंस चुके हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ना आपके अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सर मेरा लास्ट क्वेश्चन पेपर छूट गया, या 14 मार्क्स छूट गया, 20 मार्क्स छूट गया, 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर छूट गया। ऐसा नहीं करना, आपको पहले टाइम से ही 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए डिसिप्लिनली, आप उसको अच्छा करो, यूटिलाइज दैट क्वेश्चन पेपर रीडिंग में। जितना पहले रीड करके रखोगे उतना अच्छा, और रीडिंग में फास्टेस्ट रीडिंग और एक्टिविटी मेंटेन करके रखो। टाइम मैनेज इस तरह से करो कि पहले बिग क्वेश्चंस फिर देन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसमें आपका 100% क्लियर हो जाएगा टाइम मैनेज। नॉट सॉल्विंग आईसीए का पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, हर बार ये हर किसी ट्यूटर ने आपको बताया होगा, हर किसी सीए फैकल्टी ने आपको बताया होगा कि आपको पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी ये सब कुछ करके जाना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब इतने सब लोग बोल रहे हैं कि आरटीपी, एमटीपी या पास्ट क्वेश्चन पेपर करके जाओ, तो प्लीज डू इट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर का समझने का पैटर्न मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है, क्वेश्चन पेपर की गहराई आपको समझ में आएगी। और अगर आप उसको खुद सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर फुल मॉक टेस्ट दोगे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 7 डे का हाई इम्पैक्ट रिविजन प्लान। बहुत सारे बच्चे रखते हैं सर क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया, सब कुछ है, बट रिवीजन नहीं हो पा रहा। तो रिवीजन के लिए ना आपको मैंने दिया है एग्जैक्ट 7 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान। सबसे पहले लास्ट 7 डे जो बचे उसमें आपको डे 1 से डे 3 में आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लियर करने हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एमसीक्यू पहले सॉल्व कर लेने हैं। डे 4 आपको पूरा अलोकेट करना है अमालगमेशन कंसोलिडेशंस पे। अमालगमेशन कंसोलिडेशन मोर और लेस क्वेश्चन, दो फुल क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करने हैं, अमालगमेशन के और कंसोलिडेशन के दोनों के दो दो फुल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर रिकंस्ट्रक्शन के दो कंप्लीट फुल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। डे 6 में आपको बायबैक, ईसॉप और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन जो होंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड डे 7 जो इंपॉर्टेंट डे है, वहां पे आपको पूरे 3 घंटे का फुल मॉक टेस्ट पेपर देना है। एग्जाम एनवायरनमेंट को सोच के ध्यान में रख के 3 घंटे का पूरा पेपर आप लिखो, मॉक टेस्ट आप खुद घर पे बैठ के दो। दैट विल बी बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपको एक एटलीस्ट अंदर आएगा कि मेरी स्पीड क्या है, मुझे कितना टाइम तक आप किस तरह से मैनेज करना है टाइम को, आगे फ्यूचर में किस तरह से आप रियल एग्जाम में जाओगे तब किस तरह से आपको प्लान करके चलना है, उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा अगर आप मॉक टेस्ट अटेंड करते हो तो। एग्जाम डे पे आपको करना क्या है, सबसे पहले एमसीक्यू को स्मार्टली अटेंड कर लेना है। शॉर्ट शॉर्ट फर्स्ट उसको पहले अटेंड करना है, क्योंकि आपको मार्क्स वहां पे गैप हो जाते हैं। उसके बाद जो वर्किंग नोट्स प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे मैंने बोला कि बिग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको अटेंड करो, वर्किंग नोट्स बनाओ, प्रॉपर फॉर्मेट रखो। टाइम का रूल है 1.8 मिनट्स पर मार्क्स। आपके पास कितने मिनट्स है, 180 मिनट्स है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 1.8 मिनट्स पर मार्क्स, एक मार्क के लिए आपको इतना आना पड़ता है। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक, कुछ भी क्वेश्चन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना। ये अगर आप ये वाला रूल अच्छे समझ गए ना, टाइम का रूल मैनेजमेंट अच्छे से समझ गए, तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट अनअटेम्प्टेड नहीं रहेगा। और हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो मार्क बूस्टिंग का काम करता है। जितना अच्छा क्लीन और नीट प्रेजेंटेशन रहेगा, उतने ही आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इसी तरह से आप 60 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज आपको क्लियर हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की रियलिटी, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, 60 प्लस स्कोर का एग्जैक्ट प्लान। तो आपका काम सिर्फ एक है, स्मार्ट प्रैक्टिस और आईसीआई का पेपर पैटर्न प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से कुछ लेटेस्ट नए वीडियोस आपको मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सीए फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, और कमेंट में लिखो एडवांस अकाउंटिंग 60 प्लस प्लान। आई विल शेयर यू दिस पीडीएफ टू योर व्हाट्सएप नंबर। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेके आने वाला हूँ ये इंटर एडवांस अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू देन। दिस इज विशाल यादव साइनिंग ऑफ।